ये 9 मई की रात थी। रात 12 बजे के बाद कई भारतीय टीवी चैनल्स ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ नशर करना शुरू कर दी कि भारतीय फ़ौज ने आज़ाद कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया है। फिर ये मामला आज़ाद कश्मीर से बढ़ा और भारतीय टीवी चैनल्स ने कराची और लाहौर को भी फ़तह कर लिया। रात 1:30 बजे के बाद मुझे कुछ भारतीय सहाफ़ियों ने फ़ोन करने शुरू किए। मैंने इन फ़ोन कॉलों को नज़रअंदाज किया। फिर एक सीनियर भारतीय सहाफ़ी का व्हाट्सएप पर मैसेज आया। ये खातून सहाफ़ी इंडिया टुडे से वाबस्ता हैं। उनका ताल्लुक प्रिंट मीडिया से है। मेरा उनसे ताल्लुक एडिटर और कॉलम नगार का है। कई साल से उनके जरीदे के लिए कॉलम लिख रहा हूँ, क्योंकि वो एक प्रोफ़ेशनल एडिटर होने के नाते मेरी तहरीर को सेंसर करती हैं और ना ही उसका मफ़हूम तब्दील करने की कोशिश करती हैं। उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि क्या आप खैरियत से हैं? मैंने बताया कि बिल्कुल खैरियत से हूँ। मुझे समझ आ चुकी थी कि ज़ी न्यूज़ समेत कई भारतीय टीवी चैनल कराची और लाहौर समेत पाकिस्तान के 5 शहरों को दुनिया के नक्शे से मिटा चुके थे। इस्लामाबाद पर भारतीय फ़ौज का कब्ज़ा भी करा चुके थे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में धमाका करवा के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को लापता करार दे चुके थे और मेरी एडिटर साहिबा को यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने सिर्फ मेरी खैरियत दरियाफ़्त करके उन तमाम खबरों की सच्चाई का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी। उनका दूसरा सवाल ये था कि क्या सब ठीक है? मैंने जवाब दिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी है, लेकिन इस्लामाबाद में बिल्कुल खैरियत है। इसके बाद उनके और मेरे दरमियान काफ़ी बातें हुईं। उन्होंने अर्नाब गोस्वामी की तरफ से मेरे खिलाफ फर्ज़ा सराई पर अफ़सोस का इज़हार किया। अब मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन भारतीय मीडिया ने झूठ का जो तूफ़ान बर्पा किया था, उसने अमरीका, यूरोप और मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तानियों को परेशान कर रखा था। ज़ी न्यूज़ के एक एंकर ने ऐलान कर दिया था कि आज की रात पाकिस्तान की आखिरी रात है। कल से पाकिस्तान दरअसल अखंड भारत का हिस्सा बन जाएगा। अखंड भारत का ज़िक्र मुख्तलिफ भारतीय टीवी चैनल्स अपने-अपने अंदाज में कर रहे थे। सुबह 4 बजे के करीब फजर के बाद मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन अब दुनिया भर में फैले हुए सहाफ़ी दोस्त मुझसे भारतीय मीडिया के दावों की हकीकत पूछ रहे थे। वज़ाहतें दे कर थक गया, तो फ़ोन बंद कर दिया और 5 बजे सो गया। 8 बजे फिर उठ गया, तो बांग्लादेश से एक सहाफ़ी दोस्त का फ़ोन आ गया। 8 मई को रोज़नामा जंग में मेरे कॉलम का बंगाली तर्जुमा एक बांग्लादेशी अखबार ने शाये किया था। बंगाली सहाफ़ी पूछ रहा था कि आपने लिखा है कि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया है और अब भारत एक दफ़ा फिर जहरीयत करेगा। अगर ऐसा हो गया तो क्या एटमी जंग नहीं होगी? मैंने उस दोस्त को बताया कि भारत को अभी तक ज़ोम है कि उसे रवायती हथियारों में पाकिस्तान पर बरतरी हासिल है। लिहाजा वो रवायती हथियारों के ज़रिए पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और अपनी रुसवाई को आवाज़ देगा। मेरे बंगाली दोस्त ने नेक तमन्नाओं के साथ पाकिस्तान की कामयाबी और सलामती की दुआ की। 10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के अहम फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल दागकर एक जंग का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान ने इन मिसाइल हमलों का जवाब ज़्यादा मौसर अंदाज में दिया। भारत ने हमारी 9 अहम तंसीबात पर हमला किया, जिसमें रहीम यार खां का शेख ज़ायद एयरपोर्ट भी शामिल था। पाकिस्तान ने जवाब में भारत की 26 तंसीबात पर हमला किया। भारत का सबसे बड़ा नुकसान जालंधर और होशियारपुर के दरमियान आदमपुर एयरपोर्ट पर नस्ब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही थी, जो 2018 में $1.5 अरब के उस रूस से खरीदा गया था। 7 मई को पाकिस्तान एयरफोर्स ने फ्रांस के राफेल तैयारों की शान शौकत का जनाजा निकाला था और 10 मई को रूस का एयर डिफेंस सिस्टम भी अपने अंजाम को पहुंचा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ना सिर्फ डॉग फाइट में भारत को नाकों चने चबवाए, बल्कि मिसाइलों ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल तबाह करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। भारत के पास एक तरफ फ्रेंच जंगी तैयारे थे, रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम था और दूसरी तरफ इसराइली ड्रोन थे। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने 78 से ज़्यादा इसराइली ड्रोन्स को तबाह करके एक नई जंगी तारीख लिख डाली। ज़मीनी जंग में पाकिस्तान आर्मी ने भारतीय तोपों को बर्बाद कर डाला और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जगह-जगह भारतीय फ़ौजों ने सफ़ेद झंडे लहराकर ज़िंदगी की भीख मांगी। भारत का ख़्याल था कि अमेरिका, यूरोप और दीगर अहम ममालिक उसकी हिमायत करेंगे, सिवाय इसराइल के कोई अहम मुल्क भारत की हिमायत में खड़ा ना हुआ। दूसरी तरफ चीन, तुर्किया और अज़रबैजान खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े थे। भारतीय मीडिया में ईरान के खिलाफ गाली-गलौच की जाती रही और जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में सीज़ फायर का ऐलान किया, तो भारतीय मीडिया ट्रंप के खिलाफ भी चीख उठा। इस सीज़ फायर में अमेरिका के अलावा बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्किया ने भी अहम किरदार अदा किया। वो भारत जो हमेशा किसी तीसरे मुल्क की सालसी को मुस्तरद कर दिया करता था, इस मर्तबा अमेरिका को सालिस बनाकर मज़ीद रुसवाई से बचने की कोशिश कर रहा था। जंगी और सफारती महाज पर भारत की इबरतनाक शिकस्त
اس پورے خطے کے مستقبل پر مثبت اثرات مرتب کرے گی۔ بھارت نے سیز فائر تسلیم کر لیا، لیکن سندھ طاس معاہدے کو بحال نہیں کیا۔ جس پاکستان کو بھارت دہشت گرد کہتا تھا، اب اس پاکستان سے اسے مذاکرات کرنے ہوں گے۔ سیز فائر کے بعد بھارتی میڈیا پاکستان پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا جھوٹا الزام لگاتا رہا۔ میں اس سیز فائر کے نتیجے میں بامقصد مذاکرات کے آغاز کا حامی ہوں، لیکن نریندر مودی کی سیاست میں پاکستان کے ساتھ بامقصد مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں۔ نریندر مودی نے 24 مارچ 2012 کو احمد آباد میں کھل کر اکھنڈ بھارت کی حمایت کی تھی اور پاکستان کے صوبہ سندھ کو بھارت میں ضم کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ مودی نے ہمیشہ بلوچ علیحدگی پسندوں کی حمایت کی ہے، لیکن اکھنڈ بھارت کے نظریے میں آزاد بلوچستان یا خود مختار افغانستان کی کوئی گنجائش نہیں۔ مودی دراصل پاکستان، بنگلہ دیش، برما، نیپال، تبت، سری لنکا، تھائی لینڈ، بھوٹان اور مالدیپ کو اکھنڈ بھارت میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اکھنڈ بھارت کا نقشہ بھارتی پارلیمنٹ میں آویزہ کر دیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے سیز فائر تو کروا دیا، لیکن بھارت میں مودی کا زوال شروع ہو چکا ہے اور مودی اپنی سیاست بچانے کے لیے سیز فائر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ ہم بھارت سے دشمنی نہیں چاہتے، لیکن جب تک اکھنڈ بھارت کا نقشہ بھارتی پارلیمنٹ میں لٹک رہا ہے، مودی حکومت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔